हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आप एचएसएससी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को पता है अभी आरटी के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी अब कमिंग एग्ज़ाम जो आने वाला है 13 और 14 तारीख को, जिसका भी एग्ज़ाम है, आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हम टॉप 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपकी बेसिकली सारी धाराएं यहाँ पर आ जाती हैं। सो आई होप आप इस सेशन को यहाँ पर इंजॉय करेंगे। कैसा लगा आपको सेशन, एंड में कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। इसको कब इनेक्ट किया गया था? सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से इस चीज़ को जो है हिंदी में सारी चीज़ें बताऊंगी, तो किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था? तो इसको जो है प्रस्तावित कब किया गया था, सॉरी किसके द्वारा किया गया, कब किया गया था ये भी बताएंगे, किसके द्वारा किया गया था। लोकसभा मार्क करेंगे, राज्यसभा मार्क करेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद के द्वारा किया गया था, या फिर असेंबली के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर, ये जो आपका सी पॉइंट है वो हो जाता है। आप इसको ऐसे 1 2 3 करके चलिएगा, तो जो 3 ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरटी एक्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो जो फुल फॉर्म है वो आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसका फुल फॉर्म है। आपने इसको ध्यान में रखना है, बिकॉज आपको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया था ऑप्शन में, और शायद कुछ बच्चों का यहाँ पर गलत भी हुआ होगा। तो एक तो फुल फॉर्म को आपने इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, इस चीज़ को यहाँ पर सबसे पहले राज्यसभा से पारित किया गया, राज्यसभा से इसको पारित किया गया 20 जुलाई 2009 को, ये भी ध्यान में रखना, 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद लोकसभा से इसको पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को। और उसके बाद यहाँ से प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कब करे? 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हुआ करती थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुआ करती थी, ये भी ध्यान में रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो हमारे जो पीएम हुआ करते थे वो मनमोहन सिंह हुआ करते थे उस टाइम पे जब ये आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है थोड़ा सा, कि इसको राज्यसभा से पारित किया गया था कब? 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा से 4 अगस्त 2009 को, और इसको प्रेसिडेंट की जो फाइनल मंजूरी मिल गई थी वो 26 अगस्त 2009 को मिल गई थी, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था? ये जो एक्ट है आपका, ये इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, इनको आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था, बट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, ऑल ओवर इंडिया इसको लागू किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द एडमिटेड सब स्टूडेंट्स इन द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भाई जो आपका एक बेसिकली मेंबर्स होते हैं उनका कितना % नंबर यहाँ से आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले भी इंक्लूड कर चुकी हूँ। तो जो आपका एसएमसी है, जो कि आपके स्कूल की सारी चीज़ों को देखती है, जो कहीं ना कहीं स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी यहाँ पर गठित करती है, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो आपके जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स या फिर गार्जियन कह लो, कुछ भी कह लो, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कितना % होता है। तो 3/4 मेंबर जो होते हैं पेरेंट्स के होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। 3/4 को जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो 75% आता है, इसलिए सी पॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है कि 75% जो मेंबर होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, एडमिटेड स्टूडेंट्स के, जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
अंडर विच सेक्शन देर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। इसका मतलब ये है कि कौन सी सेक्शन के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप बच्चे का किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड आप बच्चे को नहीं दे सकते हो, आप किसी भी प्रकार से बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते हो, मानसिक हरासमेंट यहाँ पर मानसिक रूप से बच्चे को यहाँ पर प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, और साथ ही आप किसी भी अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बच्चे को किसी भी प्रकार से आप अपमानित नहीं कर सकते हो, बच्चे के साथ आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको किस सेक्शन के अंदर आपको बताया गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी मीडियम के होंगे, तो आप क्वेश्चन को समझिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, टाइम लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको सेक्शन पूछी गई है, तो जो सेक्शन है आपकी वो सेक्शन 17 होती है, ठीक है, सेक्शन 17 होती है, जो कि हमारे साथ बात करती है कि आप बच्चे को किसी भी प्रकार से पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, दंड नहीं दे सकते हो, साथ ही बच्चे के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपका सेक्शन 17 के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 4th क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आरटी एक्ट के अंदर कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने आपके सेक्शन हैं जिनको आप धाराएं बोलते हो, ठीक है, धाराएं कितनी हैं। तो इसके अंदर आपके 7 चैप्टर आ जाते हैं, 7 अध्याय हैं और 38 सेक्शन आ जाती है, धाराएं आ जाती हैं। एक आपका यहाँ पर जो है अभिसूची आ जाती है, अनुसूची बोलते हैं, अनुसूची स्केड्यूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक अनुसूची है SCHEDULE स्केड्यूल जिसको बोलते हैं। तो 7 चैप्टर है, 38 सेक्शन है और एक आपकी अनुसूची होती है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड रीड। जिन बच्चों को जो है स्पेशल एक आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जैसे जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, आप उनको यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। जिन बच्चे को अतिरिक्त जो जिनको नीड की आवश्यकता होती है वो वहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लाया जाएगा ताकि उनको जो है उनके जीवन कौशलों के लिए प्रिपेयर किया जा सके, जो भी बेसिक चीज़ होती है उनके लिए प्रिपेयर किया जा सके, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग लाई जाए। एट होम पेरेंट्स यानी कि वो घर पर ही रहकर उनके पेरेंट्स से ही पढ़े, जो भी उनकी देखभाल करते हैं उन्हीं से वो पढ़े, और जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होती है वो अपने पेरेंट्स से पाए। या फिर उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल बनाया जाए, उनके लिए अलग से बनाया जाए, भाई आप नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हो तो आपके लिए स्कूल अलग से होंगे। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम हो, समावेशी शिक्षा प्रणाली हो। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके आराम से ऑप्शन को ही देख करके आराम से टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की बात करी गई है। आपके सामने बच्चा चाहे नॉर्मल हो, चाहे फिर वो आपका एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वाला बच्चा हो, फिर चाहे वो स्पेशल बच्चे हो, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो, कुछ भी कैसे भी बच्चे हों, सभी बच्चे को एक ही क्लासरूम के अंदर लाना इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है, ताकि उनके इंडिविजुअल नीड्स को हर तरीके से वहीं पर ही डिस्कस किया जा सके, वहीं पर ही देखा जा सके। नॉर्मल स्कूल की बात करी गई है कि जिस स्कूल में एक नॉर्मल बच्चा पढ़ता होगा उसी स्कूल के अंदर आपके स्पेशल बच्चे भी पढ़ेंगे। इनके लिए किसी भी प्रकार से आप अलग चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकम विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट द आरटीई एक्ट। इंडिया जो है कौन सा कंट्री हो गया है, कितने नंबर का कंट्री हो गया है आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला, इस एक्ट को, इस अधिनियम को लागू करने वाला इंडिया कौन से नंबर का देश बन गया है? 135वां, 133वां, 30वां या फिर 138वां? तो इसका करेक्ट आंसर 135, ठीक है, इंडिया जो है 135 कंट्री बन चुका है। एक मौलिक अधिकार के रूप में एजुकेशन एक्ट को लेकर के आया इंडिया और 135वें नंबर का देश यहाँ पर बन गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाई डिड द नीड फॉर आरटीई एक्ट 2009 अराइज इन इंडिया। इंडिया के अंदर आरटीई एक्ट को लाने का एक जो है नीड किस लिए आया, भाई क्यों ही आया, इस चीज़ के लिए क्या इसकी आवश्यकता रही होगी कि इसको लाया गया आरटीई एक्ट 2009 को? आर्टिकल 21A को अप्लाई करने के लिए, टू इन्वोक आर्टिकल 45, टू इम्प्लीमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ आर्टिकल 51A, या फिर टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा, इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए जो आरटीई एक्ट है वो किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत आया है। और किस आर्टिकल के अंदर इसको जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 21A के अंदर आरटीई 2009 को जोड़ा गया है, ठीक है। और आरटीई 2009 बात करता है
है कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे के लिए, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात करी गई है, जो कि आर्टिकल कहीं ना कहीं 45 के अंदर मेंशन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपने सारा ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि जो 6 to 14 ईयर तक के बच्चे हैं ना वो नॉर्मल बच्चे, ठीक है, और जो स्पेशल लाइक डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए 6 to 18 ईयर्स तक की बात करी गई है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे, बताओ किस ईयर से शुरू होता है आरटी, तो आरटी शुरू होता है 6 साल तक के, 6 साल के बच्चे के लिए, और कब तक है, किस ईयर तक के बच्चे के लिए, तो 14 ईयर तक, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है कि बच्चे का जो शुरुआती 8 क्लास है वो आपको फ्री हो सारी चीज़ें, ठीक है। एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसकी बात करी गई है आरटी एजुकेशन एक्ट के अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है। 8th क्वेश्चन कहता है ऑन विच डेट द आरटीई एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, को छोड़ करके कब पूरे देश में इस चीज़ को लागू किया गया था। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। 2009 के अंदर तो ये सारी चीज़ें जो है पास हुई थी, ठीक है। लास्ट जो सिग्नेचर किए थे वो प्रेसिडेंट ने किए थे 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को किए थे, और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट इसको कर दिया गया था। 9th क्वेश्चन कहता है इन विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज मेंशनड। एसएमसी जो हमने ऊपर अभी जिक्र भी किया था कि इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो पेरेंट्स कितना % होते हैं, जिसका आंसर 75% था, अगर फ्रैक्शन में पूछे तो 3/4 था, ठीक है। तो किस सेक्शन के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सेक्शन 21 के अंडर आती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आपने सारे सेक्शन को अच्छे से करना है, आपसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सेक्शन को इग्नोर करके ना जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कहता है इन विच सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009 इट इज मेंशन्ड दैट ईच स्टेट शुड मेक इट्स ओन रूल्स। किस धारा के तहत यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राज्य हैं वो यहाँ पर चाहे तो अपने खुद के रूल्स जो है बना सकते हैं, जो चेंज अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो किस धारा के अंदर ये बताया गया है, 36 के अंदर, 37 के अंदर, 38 के अंदर या फिर 35 के अंदर। तो जो आपका सेक्शन 38 है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से अगर कुछ रूल्स लाना चाहती है तो यहाँ पर लेकर के आ सकती है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 38 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 व्हाट विल बी द मिनिमम वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड टीचिंग आवर्स 1 to 5th के लिए। जब प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है तो जो आपके मिनिमम वर्किंग डेज होते हैं वो आपके 200 होते हैं, और आर जो होते हैं वो आपके 800 होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी के लिए। और जब अपर प्राइमरी की बात आती है तो आपके जो मिनिमम वर्किंग डेज होती है वो 220 हो जाते हैं, और जो आपके आर हो जाते हैं, घंटे हो जाते हैं, वो आपके 1000 हो जाते हैं। ये एक कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए 200 जो है आपके डेज़ हैं, आर नहीं है, ये डेज़ है, ठीक है, डेज़ है, 200 दिन है और 800 ये आर घंटे हो जाते हैं। और अपर प्राइमरी के यानी कि 6 to 8th के लिए आपके 220 दिन और 1000 घंटे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है 11th का वो आपका डी हो जाता है, 200 वर्किंग डेज और 800 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इन विच सेक्शन ऑफ द आरटीई एक्ट 2009 इट इज मेंशन्ड दैट प्राइवेट ट्यूशन विल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट टीचर विल नॉट बी, ठीक है। आपको जब मैंने आपको पूरा आरटी की जो सेक्शन है ना वो अच्छे से करवा रखी है, अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो आपने अगर जो मैराथन देखी होगी, मैराथन यूनिट 5 की, उसके अंदर कंप्लीट आरटी को कवर किया गया है, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, सारी चीज़ें एक एक सेक्शन को डिटेल में अच्छे से करवाया मैंने, जितना आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें करवाई हैं। तो नहीं देखें तो पहले उसको देखो, सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है भाई गवर्नमेंट टीचर, इसके बारे में किस सेक्शन के तहत हमें बताया गया है, तो यहाँ पर सेक्शन 28 के तहत यहाँ हमें बताया गया कि आपके जो टीचर है वो यहाँ पर ट्यूशन पे एक तरीके से बैन किया गया है। आप जो भी पढ़ाएंगे बच्चों को घर पर स्कूल में ही पढ़ाएंगे, आप किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 28 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट इज इंक्लूडेड इन विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा एक मौलिक अधिकार के तहत, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आरटी एक्ट को जोड़ा गया है।
ये आपने इसमें बताना है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार के तहत, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, या फिर धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता के अधिकार के तहत। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, राइट टू फ्रीडम एक्ट के तहत इस चीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम एक्ट 21A के तहत इसको जोड़ा गया है, और ये आपका आर्टिकल फ्रीडम से रिलेट करता है। आपके स्वतंत्रता है, किस चीज़ की स्वतंत्रता है? एजुकेशन की, शिक्षा की स्वतंत्रता है हर बच्चे को। ये एक तरीके से एक राइट बन चुका है, कोई भी किसी भी बच्चे को इस राइट से वंचित नहीं कर सकता है, अदरवाइज फिर वो एक अपराध के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन चुका है। हर बच्चे को, उसके पेरेंट्स भी चाहेंगे, उसके पेरेंट्स तक को ये चीज़ें हैं कि भाई आप अपने बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हो, आपको अपने बच्चे को शिक्षा देनी है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन है, अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नो टीचर कैन बी इंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि इस एक्ट के तहत जो टीचर है किस काम के लिए नहीं इंगेज किया जा सकता। सेंसस में, पॉपुलेशन जो जनगणना होती है उसमें, डिजास्टर रिलीफ में, किसी भी प्रकार के राहत कार्य में, या फिर जो इलेक्शन वर्क होती है भाई ये जो चुनाव वाले काम में, या फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम में, किस में टीचर को इंगेज नहीं किया, कौन सी ड्यूटी टीचर को नहीं दी जा सकती। तो ये जो ऊपर के 3 ड्यूटी है ना, इस चीज़ का जिक्र है कि इनको छोड़ करके भाई जनगणना में टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं, राहत कार्य में टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं, और जो आपका चुनाव वाला काम है उसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी चौथे काम में टीचर को इंगेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पल्स पोलियो प्रोग्राम इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ये टीचर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 15 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RT एक्ट द मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर। सब पर सप्ताह जो है, प्रत्येक सप्ताह जो मिनिमम वर्किंग आवर है, काम करने का जो मिनिमम वर्किंग आवर है किसी भी टीचर का, वो कितना पूछा गया आपसे RT एक्ट के तहत। तो इसके अंदर 45 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 घंटों की बात करी गई है मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर, ठीक है, 45 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मुझे एंड में बताना आपके कितने मार्क्स आए यहाँ पर, और देखना भाई ढंग से अच्छे से कहाँ पे आपके आंसर गलत हो रहे हैं, उस चीज़ को प्लीज़ करना, बिकॉज RT का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, वो भी मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द राइट टू, भाई 21 के बारे में बात करिए। 21 मैंने आपको पहले ही बताया ना किससे रिलेट करता है, SMC वाले काम से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेट करता है, ठीक है। तो 21 ऑफ द राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर ऑफ द, अच्छा ये फिर से आ गया शायद, कि पेरेंट्स और गार्जियन का कितना परसेंट होता है SMC के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया 3/4 होता है, 75% होता है, शायद ही फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बार बार आप बोल रहे हो कि RT एक्ट के अंदर बताया गया है कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है। तो इस एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लासेस 1 से 5 तक, क्लासेस 1 से 8 तक, क्लासेस 1 से 6 तक, क्लासेस 1 से 12 तक। तो 12 तक तो है नहीं, बल्कि क्लासेस 1 से 8 तक की जो एजुकेशन है वो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर अंतर्गत आती है। भाई 6 साल का जो बच्चा है वो किस क्लास में जाएगा? वो फर्स्ट क्लास में जाएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फर्स्ट से 8वीं क्लास तक का, 8वीं क्लास तक वो 14 साल का हो जाएगा। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे का जो एजुकेशन है वो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, और ये आपकी पहली से 8वीं तक की जो कक्षा है उसकी यहाँ पर बात करी गई है कि बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले पहले से 8वीं तक की कक्षा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और मे भी शायद आए भी हैं, HSSC के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देयर आर 85 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ प्राइमरी स्कूल अकॉर्डिंग टू RT एक्ट, देयर विल बी सैंक्शन पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। भाई टीचर्स जो है कैसे कितने होनी चाहिए हैं? प्राइमरी स्कूल की बात करिए, प्राइमरी स्कूल के अंदर रेशियो कितना होता है आपका? 30:1 होता है, और अपर प्राइमरी का होता है 35:1। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, रेशियो ध्यान में रखना कि हर 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कितने हैं? 85 है यहाँ पर बच्चे, 85 है, मतलब 30 बच्चों के ऊपर एक है, 60 बच्चों के ऊपर 2 हो गया, और 90 बच्चों के ऊपर कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हैं 85, जो कि किसके 60 से तो ऊपर ही है ना, तो 60 से ऊपर चाहे 61 बच्चे हो, अगर 61 बच्चे होंगे तो भी 3 टीचर होंगे, ठीक है। अगर 61 भी हो गए हैं तो 60 तक है तो 2 टीचर, और अगर 61 भी हो गया है, 61 भी हो गया है तो भी 3 टीचर आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो 85 की बात हो रही है, 90 से कम है, तो यहाँ पर 3 टीचर की बात हो रही है, ठीक है।
इसलिए 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 शायद छूट गया, चलो कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल हैव बीन रिजर्व्ड फॉर पुअर चिल्ड्रन बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट। कितने परसेंट जो सीट है वो स्कूल्स के अंदर रिजर्व करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतने परसेंट बच्चों को तो आप एडमिशन देंगे ही प्राइवेट स्कूल के अंदर। 30%, 25%, 40 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर 25% है। इन्होंने कहा है कि ये 25% जो बच्चे इनकी फ़ीस हम भरेंगे, आप जो है इनको जो है आपने इस बेस पे आप इनका एडमिशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये पुअर है करके, ठीक है। तो पुअर जो बच्चे आ जाते हैं उनके 25% सीट की यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के अंदर बताई गई है चीज़ें, भाई आप 25% बच्चे जो वीकर सेक्शन है वहाँ से लेंगे। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। भाई भारत के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है उसके फादर कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले आ जाता है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले आरटी एक्ट की बात करी थी, सबसे पहले डिमांड करी थी कि भाई आरटी एक्ट होना चाहिए है, तब जाकर के आपका जो फाइनली है 1 अप्रैल 2010 को आपका आरटी एक्ट जो है आया था, ठीक है। तो एक तरीके से इंपीरियल विधान परिषद के सामने इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को रखा था कि भाई आरटी एक्ट होना चाहिए, इसलिए इनको यहाँ पर ये चीज़ें बोली जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर है 21 का। नेक्स्ट है 22, विच लिस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची के अंदर किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन इनकी शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर रेजिडुअल इन्वेंटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कंकरेंट लिस्ट हो जाता है, जिसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं। समवर्ती, जो हिंदी मीडियम वाले हैं समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर द राइट्स ऑफ जनरल चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, है ना। क्वेश्चन आ गया ना, किस साल तक के बच्चों की बात करी गई है? तो यहाँ पर जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बात करी गई है वो आपका 6 से 14 साल तक के बच्चे की बात करी गई है। ये भी ध्यान में रखना, हम कई बार इन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं, डीप तक चले जाते हैं और बेसिक चीज़ें नहीं याद रख पाते हैं। जैसे हमसे पूछा गया आरटी की फुल फॉर्म बताइए, 2 ऑप्शन थे, कोई कह रहा है कि ऊपर वाला आएगा, कोई कह रहा है नीचे वाला आएगा, जबकि करेक्ट आंसर क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। एक शायद ये भी था राइट टू एजुकेशन एक्ट, कुछ ये भी लिखा था। तो आपने थोड़ा सा ना ध्यान में रखना इन चीज़ों को भी। 6 से 14 साल तक के बच्चे की बात करेंगे नॉर्मल, अगर जनरल पूछा है, ठीक है। जनरल चिल्ड्रन इन्होंने देखो लिखा है, जनरल चिल्ड्रन पूछा है, ठीक है। अगर डिसेबल्ड में पूछा जाता तो फिर 6 से 18 हो जाता, ये भी ध्यान में रखना। 24 कहता है, देर आर टोटल 25 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ प्राइमरी स्कूल अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स। भाई 25 बच्चे एनरोल है प्राइमरी स्कूल में, तो आरटी एक्ट के तहत मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे? ये रेशो जब आप याद रखते हो 30:1, यानी कि भाई 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर। तो अब यहाँ पर मिनिमम बच्चे कितने बताए गए हैं? 25 बताए गए हैं। बट आरटी एक्ट ये भी कहता है कि मिनिमम जो टीचर किसी भी स्कूल में होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, ठीक है। 2 टीचर तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर 25 बच्चे हैं, 30 से भी कम है, तो आप ये नहीं कहेंगे भाई 1 टीचर होगा, आप ये कहेंगे भाई 2 टीचर होगा, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने टीचर्स की होती है, वो 2 टीचर बताया गया आरटी एक्ट के तहत, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 टीचर यहाँ पर मार्क करेंगे, 2 टीचर, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। बाकी आपने अगर रेशो कोई पूछे तो फिर आप 30:1 पे ही जाएंगे, ठीक है। अप टू 60 अगर बच्चे हैं तो आपसे 2 टीचर की यहाँ पर बात करी गई है। और उसके बाद आपके अगर बच्चे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए अगर 200 से ज़्यादा, तो फिर एक हेड टीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक हेड टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर 2 टीचर करेक्ट आंसर है। 25 कहता है, इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अ टीचर विल हैव टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे एक टीचर को किस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल करना है, टीचर के क्या काम यहाँ पर हो जाते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। स्कूल तो बिल्कुल रेगुलरली आना पड़ेगा टीचर को, टीचर ही स्कूल नहीं आएगा तो बच्चे करेंगे ही क्या, तो बिल्कुल अटेंड करेगा स्कूल। तो कोर्स को भी टाइमली कंप्लीट करेंगे, एंटायर सिलेबस को भी एक स्पेसिफिक जो टाइम आपको दिया गया उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका बिना सोचे समझे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनिटरिंग प्रोसेस।
मॉनिटरिंग प्रोसेस का मतलब क्या? मॉनिटरिंग मतलब अनुवीक्षण प्रक्रिया, आप इसको बोल सकते हो हिंदी में, अगर किसी को नहीं पता हो तो। भाई अपने ना बहुत सारे नाम हो जाते हैं इनकी, अनुवीक्षण कुछ और नाम हो तो भी पता नहीं, अनुवीक्षण प्रक्रिया इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या है भाई? मॉनिटरिंग क्लास में एक टीचर भी मॉनिटरिंग कर सकता है, भाई सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग टीचर्स का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस तो इसका नहीं हो सकता है, एनुअल एग्जाम भी नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स वर्क नहीं। हम मॉनिटरिंग का जो हमारा करने का जो मकसद होता है वो एक तरीके से बच्चे से रिलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट को मार्क करेंगे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए हम क्या करते हैं, एज ए टीचर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस यहाँ पर करते हैं कि बच्चे सारी चीज़ें यहाँ पर सही से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो 26 के साथ हम यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कहता है अंडर द RT Act 2009 मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द स्कूल कैन बी ऑफ टोटल सेंशन पोस्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, RT Act के अंदर ये कहा गया है कि भाई अगर किसी स्कूल की मान लीजिए 100% सीट है तो उसकी फिल सीट कितनी होनी चाहिए है, और वैकेंट सीट किसी भी टीचर की कितनी होनी चाहिए है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि RT Act के अंदर कि मैक्सिमम आप वैकेंट पोस्ट कितनी रख सकते हो, सिर्फ 10% आप मैक्सिमम वैकेंट पोस्ट रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। आपको कंपलसरी है 90% सीट जो है टीचर्स की उसे फिल करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम जो आपको अधिकार है खाली रखने का वो कितना है, वो 10% है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 कहता है थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 it has been said to make free and compulsory education a fundamental right to all the children in the age group of 6 to 14। बिल्कुल। what is mean the section, यानी कि किस सेक्शन के तहत इस चीज़ को जोड़ा गया है? तो ऊपर मैंने आपको कई बार बताया है 21A के तहत इसको जोड़ा गया है, 21A के तहत इस चीज़ को RT Act को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि फ्रीडम का एक तरीके से सेक्शन है। तो 28 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 पर बढ़ते हैं। According to the Right to Education Act 2009, if a school charges capitation fee, देन व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर इट। देखो आपको एक सेक्शन के तहत बताया गया कि भी आप बच्चे से जो है किसी भी प्रकार का फीस या फिर शुल्क वगैरह नहीं ले सकते हो, आप बच्चे से किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है कोई टेस्ट वगैरह नहीं ले सकते हो, आपको बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देना है। ठीक है, 29 के अंदर ये आपका जो 29 कह रही क्वेश्चन 29 के अंदर आपको ये कहा गया भाई आप जब आर्टिकल पढ़ते हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पर बताया गया कि आप बच्चे को भाई फीस नहीं ले सकते हो। 6 to 14 तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कैपिटेशन मतलब फीस वगैरह अगर चार्ज करते हो तो आपको पनिशमेंट के तौर पर क्या प्रोविजन दिए गए हैं? तो पनिशमेंट के तौर पर आपको क्या दिया गया है कि आप जितना पर पर्सन चार्ज करते हो उसका 10 टाइम आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, आपसे फाइन लिया जाएगा अप टू 10 टाइम्स द फीस चार्ज पर पर्सन। आपने जिस बच्चे के लिए जितना चार्ज करा है उसका 10 टाइम की बात करी गई है। तो 29 का 1 ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 30 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। RT Act 2009 के तहत कौन सा इसमें से सही नहीं है? ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पार्ट 17 ऑफ इट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम पनिशमेंट। भाई आपका जो सेक्शन 17 है वो कहता है कि चिल्ड्रन को पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भाई आपको बच्चों को जो है पनिशमेंट नहीं देना है, सेक्शन 30 ये बोलता है। या फिर सेक्शन 14 कहता है प्रोहिबिटेड कलेक्शन ऑफ कैपिटेशन फीस, या फिर ये कहता है भाई आप जो है बच्चे से फीस नहीं ले सकते हो एडमिशन का, आपको प्रोहिबिशन बताया गया। सेक्शन 14 कहता है आपको गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना है। 21 कहता है भाई 21 तो बिल्कुल कहता है SMC हम कितनी बार पढ़ के आएंगे, ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। 28 कह रहा है सेक्शन 18 कह रहा है कि आप प्राइवेट ट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। 28 आर्टिकल यही कहता है कि आप टीचर्स के बारे में बात करी गई है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हो। सेक्शन 17 भी सही है कि यहाँ पर बच्चों को पनिशमेंट से जो एक तरीके से बताया गया कि आप पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकते हो, बच्चे के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। जो यहाँ पर जो गलत है, जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा आंसर के अगर बात करें तो आपका जो पार्ट ये जो 2 ऑप्शन है पार्ट 14 यानी कि सेक्शन 14 जो है आपका फीस से रिलेटेड बात नहीं करता है। आपका जो फीस से रिलेटेड बात करता है वो आपका सेक्शन 13 बात करता है। सेक्शन 13 कहते हैं आप बच्चे से किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह या फिर बच्चे से किसी भी प्रकार का फीस वसूल नहीं कर सकते हो। सेक्शन जो 14 है वो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेट करता है।
जन्म प्रमाण पत्र से रिलेट करता है कि आप किसी भी बच्चे को एडमिशन इस बेस पे नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हो, किसी भी बच्चे को आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। अगर बच्चा जन्म प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पा रहा है तो आप उसको एडमिशन देंगे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपका सेक्शन 14 बोलता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं आपके इस क्वेश्चन से 17 का पता चल गया, 14 का पता चल गया, 21 का पता चल गया, 28 का पता चल गया, है ना। सारे सेक्शन आपने अच्छे से करने हैं। और एक आप मुझे होमवर्क बताएंगे। अच्छा, कैपिटेशन फीस तो मैंने पहले इसी में बता दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे देते हैं होमवर्क। 31 क्वेश्चन कहता है According to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, a child admitted for elementary education will be entitled to free education till he completes the elementary education. इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया कि एक बच्चा है जो कि एडमिट हुआ है फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन टिल ही कंप्लीट्स द एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि कब तक की सारी चीज़ें पूछी गई है आपसे, अप टू 14 ईयर्स इन ऑल टाइप ऑफ स्कूल, अप टू 14 ईयर्स इन प्राइवेट स्कूल, या फिर मतलब किस प्रकार के स्कूल की बात करी गई। BRT एक्ट क्या कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये किस तरह के स्कूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 14 ईयर्स तक की बात करी गई, तो बिल्कुल सही बात है, ऑल टाइप ऑफ स्कूल में, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, ऑल टाइप ऑफ स्कूल में आपको सारी चीज़ें ये अप्लाई होंगी। 31 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 32 कहता है As per the duties of appropriate government mentioned in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, it will be the responsibility। केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों की बात करी गई है कि भाई केंद्र सरकार की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है। भाई आप सभी को भाई ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है जो भी RT एक्ट के अंदर मेंशन करी गई है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या यहाँ पर चीज़ें एक तरीके से ध्यान में रखनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, एक तरीके से जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करने से रिलेटेड, या फिर टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल इन, आस पड़ोस में स्कूल को अवेलेबल करवाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक यहाँ पर विकसित करना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तरीके से जो केंद्र सरकार की ड्यूटी हो जाती है वो आपका डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना मानकों को, स्टैंडर्ड्स को फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फुलफिल्ड बाय द टीचर्स एज पर द एक्ट 2009। इसमें से टीचर्स के द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि नहीं एक तरीके से टीचर्स को फुलफिल करनी है। बाकी सारे काम टीचर्स के हैं बट कुछ एक है जो नहीं है। तो एकेडमिक कैलेंडर, पंचांग यहाँ पर बनाना टीचर का काम नहीं है, या फिर रेगुलर मीटिंग भाई पेरेंट्स के साथ जो गार्जियंस हैं उनके साथ मीटिंग करना यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगा अगर हम कहेंगे तो। और एसेस तो हमें बिल्कुल करना है, हम लोग पढ़ाने के लिए जाएंगे स्कूल के अंदर तो बच्चों को एक्सेस भी करेंगे, बच्चों का आंकलन तो हम करेंगे ही करेंगे, और हम लोग पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी करते हैं। जो हम नहीं करते हैं वो एकेडमिक कैलेंडर बनाने का काम हमारा नहीं होता है एज ए टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 34 कहता है इन विच चैप्टर ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स आर डिस्क्राइब्ड। स्कूल की और शिक्षकों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो किस चैप्टर के तहत, अध्याय पूछा है आपसे, किस अध्याय के तहत आपको यहाँ पर बताना है। आपको आपने सारा जब आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपको वहाँ पे पता होगा। तो चैप्टर 1 के तहत बताया गया स्कूल के और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 4 के तहत बताया गया, चैप्टर 2 के तहत बताया गया है। तो जो स्कूल और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चैप्टर 4 के अंदर काउंट होती है, ठीक है। और चैप्टर 4 के अंदर आपके कितने सेक्शंस आते हैं, आपके 12 से 28 सेक्शन आते हैं इसके अंदर। ये भी ध्यान में रखना, थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि इस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 है जो कि बात करता है स्कूल और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। 34 के बाद 35 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। Which of the following statement is not correct regarding Right to Education Act 2009? कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है RT एक्ट के अकॉर्डिंग। इट क्लोज 26 यानी कि जो धारा 26 है डील करती है विद द फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। भाई धारा 26 कहती है भाई आप जो है टीचर्स की वैकेंसीज को, यानी कि वैकेंट पोस्ट वाली बात है ये जो अब मैंने बताया था कि 10% वैकेंस्ट जो है मैक्सिमम आप रख सकते हो, उसके बारे में आपकी जो सेक्शन है 26 वो यहाँ पर डील करता है। या फिर सेक्शन आपसे नोट करेक्ट पूछा है, या फिर सेक्शन 28 कहता है
प्रोहिबिट करता है प्राइवेट प्रैक्टिस। तो 28 सेक्शन कहता है कि आप ट्यूशन नहीं दे सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो टीचर्स के द्वारा, ये गलत है। या फिर चैप्टर 3 कहता है दिस इज रिलेटेड टू द करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, चैप्टर 3 आपका करिकुलम से रिलेटेड है और इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, ये गलत है। या फिर चैप्टर 6 आपको बोलता है कि आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, भाई बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के बाद चैप्टर 6 बोलता है। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है? तो जो 35 है आपका, इसमें आपका जो चैप्टर 3 है वो करिकुलम से रिलेट नहीं करता है, बल्कि करिकुलम से जो रिलेट करता है आपका वो चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 आपका किससे रिलेट करता है? आपका करिकुलम से रिलेट करता है, चैप्टर 3 नहीं रिलेट करता है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है थोड़ा सा। बाकी जो है 26 जो है आपका सेक्शन 26 बिल्कुल वैकेंट पोस्ट के बारे में बात करता है, और सेक्शन 28 बिल्कुल प्राइवेट ट्यूशन के बारे में, बैन के बारे में बात करता है। और जो चैप्टर 6 है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट के बारे में बात करता है, बच्चों के जो अधिकार है उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, जो गलत है स्टेटमेंट, वो आपका ये है 3 वाला। नेक्स्ट है, और क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया है। 37 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एक्ट 2009 वाज अमेंडेड बाय द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019। एक ना आपकी सेक्शन थी जिसको अमेंड किया गया था, उसको संशोधन करके दिया गया था, उसके अंदर 3 जनवरी 2019 को संशोधन किया गया था। वो कौन सा आपका सेक्शन था जिसके अंदर किया गया था? तो जो आपका सेक्शन 16 है, पार्ट 16 बोल लो, धारा 16 बोल लो, ये जो है इसके अंदर आपकी ये नो डिटेंशन वाली सेक्शन है। नो डिटेंशन यानी कि डिटेंशन मतलब आप फेल नहीं कर सकते हो बच्चे को। पहले ये कहा गया था कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, आपको बच्चे को प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में इसके अंदर 3 जनवरी 2019 को अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया इसके अंदर, और फिर ये कहा गया कि अगर बच्चा बिल्कुल ही सही से काम नहीं कर रहा, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ रहा है तो फिर आप डिटेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर डिटेंशन की बात यहाँ पर करी गई कि ठीक है फिर आप बच्चे को पीछे रख सकते हो। तो ये सेक्शन 16 के अंदर है। ठीक है, 16 धारा के अंदर बात करी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और क्या है सारी चीज़ें वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन कहता है इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 द वर्ड कंपल्सरी मीन्स। कंपल्सरी हम बार बार बोल रहे हैं भाई, कंपल्सरी 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 है। कंपल्सरी का मतलब आपसे अब पूछा गया कि कंपल्सरी का मतलब क्या होता है। सो कंपल्सरी का मतलब होता है एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है भाई, जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी भी एडमिशन हो बच्चे का, बच्चे आए अपनी उपस्थिति दर्ज करे और उनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 1 से 8 तक की जो क्लास की शिक्षा है वो उनकी कंप्लीट हो सके। जितनी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। या फिर पेरेंट्स फोर्स करेंगे, फोर्स करने वाली बात होती नहीं है। और अनिवार्य शिक्षा स्तर परीक्षण के माध्यम से, ये भी वाली बात नहीं है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन। तो देखो एडमिशन कौन इंश्योर करेगा? आपकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना वो इंश्योर करेगी। तो कंपल्सरी का मतलब क्या है? कंपल्सरी का मतलब ये है कि भी आपका ये अधिकार है, अब आपको ये करना पड़ेगा, कोई भी इस चीज़ से आपको वंचित नहीं रख सकता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि आप बच्चों का एडमिशन हो, बच्चे अटेंडेंस दे, अपनी प्रेजेंस दे स्कूल के अंदर, और उनकी एजुकेशन जो है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है उसको कंप्लीशन का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर देखती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। 39 कहता है Under the right of children to free and compulsory education act, at what maximum walking distance the school will be established for the student of class 6 to 8? अपर प्राइमरी की यहाँ पर बात करी गई है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर प्राइमरी का पूछे ना 1 से 5 तक की कक्षा के अगर पूछे तो जो डिस्टेंस होता है स्कूल का वो आपका 1 किलोमीटर का होता है। और जब अपर प्राइमरी की बात आती है तो डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर का होता है, जो कि पहले किया गया था लेकिन बाद में इसको चेंज करके 3 किलोमीटर कर दिया गया था। ये भी ध्यान में रखना। अब इसमें 3 किलोमीटर है नहीं तो आप 2 मार्क कर देना, अगर आपको ऑप्शन में 3 मिले तो फिर आप 3 के साथ चले जाना। ठीक है, बिकॉज बाद में इसको कितना कर दिया गया है, इसको 3 कर दिया गया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। 39 का बी ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी होता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन In which section of RT 2009 it is mentioned that the appropriate government will reimburse the fees of 25%? कि जो भी आपकी appropriate government है, जो भी गवर्नमेंट जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आप आते हो उसका जो 25% जो बच्चों के एडमिशन की बात करी गई थी ना प्राइवेट स्कूल में, उसकी फीस को भरने का काम गवर्नमेंट करेगी। ये किस एक तरीके से किस सेक्शन के अंदर आपको बताया गया है? तो यहाँ पर आपको सेक्शन 12 के अंदर ये आपको बताया गया कि 25% जो भी वीकर सेक्शन के बच्चे उनको एडमिशन दे प्राइवेट स्कूल, और जो फीस है वो गवर्नमेंट अपने आप दे देगी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 12 कहता है 40। नेक्स्ट है आपका
41 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद बीच में छूट गया था इसलिए एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया। टोटल 40 क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। विच एजेंसी हैज़ बीन असाइंड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी है जिसको यहाँ पर असाइन किया गया है, जिसको यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो मॉनिटर करेगी एक तरीके से, किसको मॉनिटर करेगी, चाइल्ड के राइट टू एजुकेशन को, किसको यहाँ पर नेशनल लेवल पर बच्चों के जो अधिकार है उनको मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा। तो उसको एनसीईआरटी भी नहीं करेगी, एनसीटी भी नहीं करेगी, सीबीएसई भी नहीं करेगी, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर नेशनल लेवल पर एनसीपीसीआर, और अगर स्टेट लेवल पर पूछे तो एससीपीसीआर होएगा। ठीक है, एससीपीसीआर होएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है अभी एचएसएससी के एग्जाम में, तो ये भी ध्यान में रखना। एक चीज़ है, नेशनल लेवल पर अगर पूछे तो एनसीपीसीआर, स्टेट लेवल पर पूछे तो एससीपीसीआर। ठीक है, सो 41 का आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। सो ये कुछ 40 क्वेश्चंस थे जो हमने आज आरटीई एक्ट के पढ़े हैं। आई होप आपको आरटीई एक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वह सेशन पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को फटाफट से, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी बढ़े। ठीक है, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कुछ है जो प्लीज़ आप चैनल को लीव ना करें। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है तो चैनल को जब छोड़ते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ना लीव करें। आप जो है अगर चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर आपके काम की चीज़ है नहीं, बट फिर भी एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अगर आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आई है, आपको कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को लीव ना करें। चलिए, एक तरीके से मैं रिक्वेस्ट है बस, और तो क्या है। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।